Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स को। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग ने वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। और मैं आपको समझा रहा था कि किस तरह से एनसीईआरटी को एनालाइज किया जा सकता है, किस तरह से हिटलर ने जर्मनी के अंदर अपना दबदबा बनाया और किस तरह से हिटलर ने पूरा साम्राज्य विस्तरण करते हुए जो जर्मन पूरी की पूरी जो नेशनलिज्म थी, जहां नाजी पार्टी की विचारधारा है, उसके द्वारा जर्मनी के लोगों को अपने अपने प्रोपोगंडा के अंदर फैला दिया। और फिर उसके बाद तो जो होता है वो दुनिया जानती है कि कैसे साम्राज्य विस्तरण हुआ एंड दिस विल रिजल्ट इनटू द वर्ल्ड वॉर। तो मोस्ट वेलकम है आप लोग को लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के चैनल के ऊपर। जो स्टूडेंट्स नए नए ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर मेरे कोर सब्जेक्ट्स है और इसी के लिए मैं जाना जाता हूँ। मैं यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के साथ साथ आई ऑल्सो टीच ऑन दी अदर प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी दैट इज नोन एज अन अकेडमी प्लस। अन अकेडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में आपको मिलेगा। और दूसरा ये खासियत ये है कि यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं। ये प्लेटफॉर्म का एक सिग्निफिकेंस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इट्स अ पेड सब्सक्रिप्शन बट आई विल से इट्स अ वर्थ सब्सक्रिप्शन। वर्थ इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज मिलते हैं। जैसे मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री ऑलरेडी चालू है, स्टार्टेड फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर। और करीबन 35 आवर्स के आसपास मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को कवर करा रहा हूँ, जहां मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आज़ादी के बाद के भारत का जो निर्माण है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए, उन सब पॉइंट्स को कवर करा रहा हूँ। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन माय कोर्स ऑन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री, जहां बहुत इफेक्टिव वे के अंदर मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। आप सबका मोस्ट वेलकम है यहाँ पे। प्लस के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्विज मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम में लेक्चर्स को देख पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है वो कवर हो जाएंगे जनरल स्टडीज के। और साथों साथ मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी सब्सक्रिप्शन लिया, आज ले लिया, तो आपको ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। याद रखेगा, इफ यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन टुडे 24 अक्टूबर को, तो आपका ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन कवर हो जाएगा इसके अंदर। यू विल बी एबल टू वॉच ऑल द क्लासेस जब तक आपका सब्सक्रिप्शन चालू रहेगा। तो मेरे जितने भी कोर्सेज है प्रीलिम्स के मेंस के रिलेटेड, वो सबके सब अटेंड कर पाते हो। मैं आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट मिडिवल मॉडर्न, सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। और मेरी जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के ऊपर भी पढ़ाता हूँ, दैट इज इन द मोड्स ऑफ स्लाइड्स ओनली, वहां पे भी स्लाइड्स के रूप में ही पढ़ाता हूँ। मेरे 2000 प्लस 2000 से भी ज्यादा आपको स्लाइड्स मिलेंगे, जो इनफैक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, जो बच्चों के लिए इनफैक्ट यूजफुल होते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 2020 के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर करीबन 16 से 18 क्वेश्चंस आप मेरी स्लाइड से अटेम्प्ट कर पाते अगर आपने मेरे कोर्सेज को अटेंड किया होता। तो ये क्वालिटी के साथ मैं अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाता हूँ। मैं आपको मोस्ट वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। प्रीलिम्स मेंस डिस्कशन आपकी होगी, लाइव क्लासेस होगी और साथों साथ रिकॉर्डेड सेशंस, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। आप मुझे पूछ सकते हो कि आपके जो भी क्वेरीज है, आपकी जो भी डाउट्स है, वो सब भी हम लोग ले लेंगे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, उन सब के क्लासेस को आप एक्सेस कर पाओगे। डाउनलोड करना है आपको अन अकेडमी की लर्निंग ऐप, एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपके लिए लर्निंग का और नॉलेज का पूरा रास्ता खोल देगी। प्ले स्टोर ऐप स्टोर के ऊपर जाइए और इसको डाउनलोड करिए। अपना गोल जो है सब्सक्रिप्शन के लिए, वो गोल को यूपीएससी सीएससी रखिएगा। प्लीज चूज योर गोल एज द यूपीएससी सीएससी बिकॉज आई टीच इन द यूपीएससी सीएससी कैटेगरी। हिस्ट्री के अंदर मैं पढ़ाता हूँ और भविष्य के अंदर और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सब्सक्रिप्शन दो प्रकार के अवेलेबल है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की खासियत यह होती है कि यहाँ पे आपको पर्सनल कोच दिया जाता है अन अकेडमी की तरफ से। आपको एक ऐसा गुरु दिया जाएगा, एक मेंटर दिया जाएगा हु विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक और पर्सनल कोच की फैसिलिटी मिलेगी। एक साल का सब्सक्रिप्शन है 57,600 आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव। ऑलवेज यूज द डिस्काउंट कोड PN लाइव, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, एसएससी से लेके यूपीएससी का, हर बार आपको यही करना है। यूपीएससी में करोगे तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कनेक्टेड भी रह पाओगे। और 2 इयर्स का 89,100 है आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ साथ दूसरा प्लस सब्सक्रिप्शन है। प्लस सब्सक्रिप्शन की एक साल की फीस है 39,600 आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड PN लाइव इज द डिस्काउंट कोड। हमेशा याद रखना है PN लाइव।
और ये आपको 10% डिस्काउंट करके देगा। और 2 ईयर्स की है 57,600, ये भी आपको डिस्काउंट करके दे देगा, ठीक है ना। अब याद रखेगा कि ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसमें आज की तारीख में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आज के दिन, तो आपको जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों का पूरा मटेरियल मिल जाएगा और लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल की कैटेगरी यूपीएससी सीएससी के अंतर्गत अब अलग हो रही है और अनअकैडमी अब ऑप्शनल के लिए अलग से प्लान्स भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। पर अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हो टुडे 24 ऑफ अक्टूबर माय फ्रेंड, आज रात को साहब, है ना, आज रात से पहले ले लीजिएगा, मतलब ये है, तो उसके पहले आप जब जैसे ले लोगे तो आपके लिए बहुत फायदे कारक होगा और आपका ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। फीस बढ़ने वाली है, अगर आप देख रहे हो तो आपकी फीस हो रही है 49,500 फॉर 1 ईयर, और जब डिस्काउंट कोड यूज करोगे 24 अक्टूबर से बढ़ रही है, आज से इनफैक्ट, है ना, तो आपको PN लाइव यूज करना है और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपका 44,500 हो जाएगा। 2 ईयर्स का होगा 64,800 आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड, है ना। तो ये अभी थोड़ा फीस बढ़ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पुरानी फीस में ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, ऑप्शनल को भी कवर हो जाएगा आपका, फिर ऑप्शनल की कैटेगरी अलग हो जाएगी, अगर आप नेक्स्ट मंथ से लोगे तो फिर ऑप्शनल की कैटेगरी में प्लस माइनस होता रहेगा। इसके लिए चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। अगर आपको अनअकैडमी के अंदर डेमो देखना है कि कैसे पढ़ाया जाता है, तो आप एक काम करिए, अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, मेरा नाम सर्च करेगा प्रतीक नायक, आपको वहां पे फ्री क्लासेस मिलेंगे। आपको ये फ्री क्लासेस को हम लोग स्पेशल क्लास के रूप में पहचानते हैं। 1-2 घंटे के क्लासेस होते हैं, 1.5 घंटे के क्लासेस होते हैं, जहां पे मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली हिस्ट्री के कोर्सेज को और टॉपिक्स को समझाया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंगली आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कराई है। तो आप वो क्लासेस को देखिए एंड यू कैन मेक अप योर माइंड एज वेल। डाउट्स इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, जो भी बच्चे होते हैं उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके इस प्रकार से डाउट सॉल्विंग भी हम लोग करके दे देते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर, बहुत इफेक्टिव वे के अंदर आपको तैयारी होती है और कोई डाउट्स आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। हमने पिछले क्लास के अंदर नाजिज्म के ऊपर पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हिटलर के राइज के पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ हिटलर। अब आप समझने की कोशिश करिए, ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमने खत्म करने की कगार के ऊपर आ गए थे और मैंने जब आपको ये चैप्टर को शुरू किया था तो शुरू करने के पीछे मैंने आपको वर्ल्ड वॉर से पूरी की पूरी स्टोरी बताई थी। और अगर आपको याद होगा तो जब हमने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की जो स्टोरी है वहां पे हमने डिस्कस करने की शुरुआत की थी और मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ उसके बाद जर्मनी के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है। और जर्मनी के अंदर जो क्राइसिस हुआ था, ये क्राइसिस के कारण ही हमको देखने को मिलता है कि हिटलर पावर के ऊपर आएगा, राइट, है ना। तो वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ जर्मनी केम टू इनटू डिक्लाइन, और जर्मनी के अंदर जो नई गवर्नमेंट आती है उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था वाइमार गवर्नमेंट, ये वाइमार रिपब्लिक के रूप में पहचाना जाता था। और ये बहुत ही पॉलिटिकली वीक सरकार हुआ करती थी और पॉलिटिकली वीक सरकार होने के कारण जर्मनी के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने के कारण क्या होता है कि वहां पे डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। दूसरा, हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है जर्मनी के अंदर और इनफैक्ट इन्फ्लेशन होने के कारण बहुत सारी सिचुएशन काबू के बाहर चली जाएगी। 1928 तक आते आते पूरी दुनिया के अंदर ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत होना, और ये ग्रेट डिप्रेशन के द्वारा हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि जर्मनी के अंदर और जर्मनी के बाहर पूरे अमेरिका के अंदर सिस्टम डाउन चली जाती है, जर्मनी को भी इंपैक्ट पड़ा। इन सब सिचुएशंस के अंदर हमको देखने को मिलता है नाजी पार्टी का राइज होता है। नाजी पार्टी जो है ये हिटलर की आइडियोलॉजी में मानती थी, जो बेसिकली, या नाजिज्म की आइडियोलॉजी में मानती थी, हिटलर ने उसको कैप्चर करके रखा था वो पार्टी को। ये नाजिज्म के फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक फेक नेशनलिज्म के ऊपर चलता है, लोगों को ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में भड़काता है और बेसिकली जूइश लोगों को टारगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है। इन सब विचारधाराओं के ऊपर जब नाजी पार्टी का ग्रोथ हुआ जर्मनी के अंदर, तो वहां पे ही हमको देखने को मिलता है कि हिटलर धीरे धीरे पावर के ऊपर आएगा। 1933 से लेके इनफैक्ट हिटलर पावर के ऊपर आता है और 1933 ऑनवर्ड से जैसे हिटलर पावर के ऊपर आया, द मोमेंट हिटलर केम ऑन पावर, वी फाइंड पूरी की पूरी दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि हिटलर का पावर के ऊपर आना, दुनिया का इतिहास बदलना। कैसे बदलना, मैंने आपको यह भी समझाने की कोशिश की थी कि 1933 से लेकर 1939 तक हिटलर ने जर्मनी के अंदर वन पार्टी स्टेट बनाने की शुरुआत कर दी। और वन पार्टी स्टेट कैसे बनता है, तो नाजी पार्टी की प्रोपेगेंडा फैलाया, इनफैक्ट जूइश लोगों को बैश किया, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी माइनॉरिटी के लोग थे, अदर कम्युनिटी के लोग थे, उनको भी खत्म कर दिया गया, एक एक करके उनको साफ कर दिया गया। ये जो सिचुएशन थी, इसी के द्वारा हमको देखने को मिलता है कि नाजिज्म एक आइडियोलॉजी के रूप में हमको देखने को मिलता है
कि एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो बहुत ही हेट प्रोपोन करती थी और लोगों को हम लोग कह सकते हैं कि वो है ना कि ब्रेन वॉश कर दिया था पूरी तरह से। और ये नाजिज्म के कारण ही अल्टीमेटली क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ चला जाएगा। पूरी की पूरी दुनिया क्यों चली जाएगी, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो नाजीवाद नाम की विचारधारा है, ये बहुत ही एक्सपांशन के अंदर मानती है। और ये कहता है कि भाई जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मन रेस के जो लोग हैं, उनके लिए हमको घर बनाना पड़ेगा। और उनके लिए आइडिया दिया था लेबेंसरॉम का, याद आया कि नहीं है आपको साहब, ठीक है ना। तो ये जो लेबेंसरॉम का आइडिया था, लिविंग रूम के रूम है जिसे हम लोग पहचानते हैं, ये जो लेबेंसरॉम या लिविंग रूम का जो आइडियोलॉजी था, इसी के द्वारा पूरी तरह से हमको देखने को मिलता है कि जर्मन साम्राज्य को एक्सपांड करने की कोशिश की गई है। और साथों साथ हमको एक चीज बहुत प्रोमिनेंटली मिल रही है कि जो साम्राज्य विस्तरण था उसके अंतर्गत चीजें अब बदल जाएगी साहब, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको ये सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कराया है। अब वहां से थोड़ा बहुत आगे चलने की कोशिश करेंगे। आई ट्राई टू मूव फॉरवर्ड प्रिसाइसली। और आपको मैं कल के क्लास के अंदर बताया था कि कैसे नाजिज्म ने प्रोपोगंडा फैलाया, और नाजिज्म का जो आइडियोलॉजी था, ये नाजिज्म बेसिकली किस तरह से वुमेन को टारगेट करता है, ये नाजिज्म ने कैसे यूथ को टारगेट किया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नाजी प्रोपोगंडा के तहत किस तरह से बच्चों को भी इन्होंने पूरी तरह से अपने फेवर में ले लिया। ये जो नाजी प्रोपोगंडा चलता है उसको लेके इनफैक्ट एनसीईआरटी के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक जो इंक्लूड किया गया है, उसके अंदर लिखा गया है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स का क्या मानना था इसको लेके साहब। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिल रहा है इसी चैप्टर के अंदर, अगर आप पढ़ोगे आगे, तो जो सेकंड पॉइंट हमको प्रोमिनेंटली मिल रहा है वो ये चीजें हमको दर्शा रहा है कि दुनिया के लोगों का क्या ओपिनियन था जब नाजिज्म की विचारधारा के द्वारा इतना सारा बहुत बड़ा तांडव हो रहा था, लोगों को परेशान किया जा रहा था, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, वहां पे आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो नाजी कल्ट जो था, ये नाजी कल्ट के द्वारा वुमेन को तो उसने पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया, बहुत लोग को परेशान कर दिया, बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी, पर दुनिया के ऊपर क्या इंपैक्ट की है, व्हाट हैज बीन द इंपैक्ट ऑफ नाजिज्म ऑन द वर्ल्ड साहब, ठीक है। और नाजिज्म का प्रोपोगंडा कैसे चलता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे साहब, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको हिटलर का मदर का कंसेप्ट बताया था, और हिटलर मदर को क्यों इस तरह से कंसीडर करता है। इनफैक्ट ये जो मदर का जो कंसेप्ट है, इसके बारे में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हिटलर ने एक रैली की थी न्यूरेमबर्ग के अंदर। न्यूरेमबर्ग रैली बहुत फेमस हुआ करती थी, मैंने आपको उसका फोटोग्राफ बताया था पिछले क्लास के अंदर। वहां पे हिटलर कहता है कि वी डू नॉट कंसीडर इट करेक्ट फॉर द वुमेन टू इंटरफियर इन द वर्ल्ड ऑफ मैन इन हिज मेन स्पीयर। हम ये ठीक नहीं मानते हैं कि स्त्रियों को अपने हस्बैंड की जो दुनिया है उसके अंदर इंटरफियर करना चाहिए साहब, ठीक है। वी कंसिडर इट नेचुरल दैट दिस टू वर्ल्ड रिमेन्स डिस्टिंक्ट, मतलब स्त्री और पुरुष की दुनिया अलग अलग है। व्हाट द मैन गिव्स इन करेज ऑन द बैटलफील्ड, द वुमन गिव्स एटर्नल सैक्रिफाइस इन एटर्नल पेन एंड सफरिंग। एवरी चाइल्ड दैट वुमन ब्रिंग टू द वर्ल्ड इज अ बैटल एंड अ बैटल वेज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हर होल पीपल साहब, ठीक है। तो ये चीज दर्शाती है कि हिटलर वुमेन की लड़ाई जो है उसको अलग कंसिडर करता था स्त्रियों की, और पुरुषों की लड़ाई को अलग कंसिडर करता था। हिटलर एक चीज के अंदर बहुत क्लियर कट मानता था कि भाई जो वुमेन और जो है बेसिकली स्त्रियां जो है उनका एग्जिस्टेंस अलग होना चाहिए, पुरुषों का एग्जिस्टेंस अलग होना चाहिए। काइंड ऑफ आपको बहुत ही एब्सर्ड बिलीफ लगेंगे। ये सब सिचुएशन में हम लोग जरूर से हिटलर को ब्लेम कर सकते हैं कि नाजीज्म जो है वो वुमेन को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है, उसको कमोडिटी के रूप में देखता है। ये शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे, क्योंकि कमोडिफाइंग जब कोई चीजों को किया जा सकता है, आप इनफैक्ट उनको है ना ऐसा सोच रहे हो कि दे आर चिल्ड्रन प्रोड्यूसिंग बेबीज या फैक्ट्री काइंड ऑफ जो चीजें इन्होंने कंसीडर की थी नाजीज ने, ये सब चीजों के द्वारा हम लोग जरूर से कह सकते हैं कि हिटलर की आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी में बहुत सारी वीकनेसेस थी। बट खैर जो भी वीकनेसेस हो, हिटलर ने अपना प्रोपोगंडा फैलाया अपने मीडिया के द्वारा, अपनी प्रेस के द्वारा, अपने मूवीज के द्वारा, अपने न्यूज़पेपर्स के द्वारा, अपने लिफलेट के द्वारा, और जर्मनी के अंदर जितने भी लोगों थे अपने फेवर में ले लिया। जूस को एक्सटर्मिनेट करने के लिए हिटलर ने इनफैक्ट कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम उसको मार रहे हैं। जूस को खाली ऐसा ही बोला गया था कि ये अनडिजायरेबल लोग हैं, और बिकॉज ये लोग अनडिजायरेबल है तो इनको हम लोग है ना धीरे 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 करके एलिमिनेट कर देंगे साहब, ठीक है ना। तो कल के क्लास के अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि नाजी पार्टी का पोस्टर क्या कहता है, जर्मनी के अंदर किस प्रकार की चीजें चलती है, नाजी पार्टी अपना प्रोपोगंडा किसानों की तरफ कैसे फैलाती है। अब प्रश्न ये आता है कि जर्मनी के अंदर जो आम आदमी था, वो आम आदमी ये जो घटनाएं हो रही थी उसको लेके कितना चिंतित था साहब, ठीक है ना। तो ये टॉपिक सबसे लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर,
और एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये जो मानवता के विरुद्ध में घिनौना कृत्य किया गया था हिटलर के द्वारा और उसकी पार्टी के द्वारा, उसकी सेना के द्वारा, वहां पे सामान्य व्यक्ति का क्या मानना था, व्हाट वाज द कॉमन मैन्स परसेप्शन अबाउट दिस। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के अंदर। अब ये टॉपिक क्या कहना चाहता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉमन मैन को ब्रेन वॉश किया था कि नहीं किया था। अगर आपको याद होगा तो कॉमन मैन इन जर्मनी जो था उसको तो इन लोग ने क्या कर दिया था, सब ब्रेन वॉश कर दिया था पूरी तरह से। किस तरह से ब्रेन वॉश किया था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कल के क्लास के अंदर कि नाजी पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी, वो नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी के द्वारा उसको ब्रेन वॉश किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि जब से बच्चा था कोई भी इंसान, फिर बड़ा हुआ, यूथ होता है और उसके बाद एडल्ट में चला जाता है, इन सब पीरियड के दौरान हमको एक चीज बहुत प्रोमिनेंटली मिल रही है कि कॉमन मैन जो है उसको पूरी तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया है। तो हिटलर जो कर रहा है, हिटलर जो कर रहा है, ये हिटलर की एक्शन को ये लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे साहब, समझ में आया कि नहीं है आपको। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है कि हिटलर की एक्शन को सपोर्ट करने वाला एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा आपको यहां से। ठीक है, सो व्हेन ऑर्डिनरी पीपल वर लिटरली सपोर्टिंग इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर जो सामान्य व्यक्ति लोग थे वो जनरली सपोर्ट करते थे क्योंकि उनको अपने फेवर में ले लिया गया था तब से साहब। ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर यहाँ पे यही बोला गया है कि हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। अब आप समझने की कोशिश करिए कि आप जर्मनी के नागरिक हो, आप सालों से आपको पढ़ाया गया है, आप जब से बड़े हुए हो तब से पिछले 8-10 साल से, कि देखिए जूइश लोगों ने आपका घर ले लिया था, जूइश लोगों ने आपको रास्ते के ऊपर ला दिया था और हिटलर अभी जूइश को पनिश कर रहा है, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो आपके मन में क्या विचार आएगा, आपके मन में यही विचार आएगा और आप यही चीज को सपोर्ट करोगे कि हिटलर जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हिटलर इज नॉट डूइंग रॉन्ग माय फ्रेंड, है ना। तो ये जो सिचुएशन बनती है, इसके कारण हमको देखने को बहुत क्लियर कट मिल रहा है कि बहुत लोग जो थे वो नाजी आइडियोलॉजी और नाजी लैंग्वेज के बहुत सारे समर्थक हो गए थे। ठीक है, तो वी फाइंड देयर वर मेनी पीपल हु यूज्ड टू सी फ्रॉम द नाजी आईज, वो नाजी पार्टी के पर्सपेक्टिव से ही देखा करते थे साहब। ठीक है, तो हमको देखने को मिलता है कि उनकी जो आंखें थी वो कैसी हुआ करती थी, ये नाजी पार्टी की आइस की तरह थी साहब। ठीक है, तो नाजी पार्टी की आंखों से देखते थे, मतलब नाजिज्म जो दिखाता था वही उनको लगता था। और उनकी जो भाषा हुआ करती थी, लैंग्वेज भी थी, वो कैसी हुआ करती थी, लैंग्वेज भी आपको नाजिज्म की ही लैंग्वेज मिल जाएगी साहब। ठीक है, तो हमको क्या चीजें मिल रही है, व्हाट डू वी फाइंड साहब। ठीक है, तो एज अ कॉमन मैन उसकी भाषा, उसकी बोली, उसके विचार, ये सब के सब एक ही रंग के अंदर लग गए थे। वो कौन सा था, आपकी नाजी आइडियोलॉजी के रूप में पूरी तरह से इंडोक्ट्रिनेशन करना साहब। तो नाजी जो कुछ करेगा उसको ये लोग गलत नहीं ठहराएंगे, नाजी लोग जो लोग करेंगे, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको ये लोग समर्थन करेंगे, ये कहेंगे कि हाँ भाई बरोबर कर रहा है, नाजिज्म ने कुछ गलत नहीं किया साहब। ठीक है, सो वी फाइंड कि जब जब ये लोग कोई जू को देखते थे, जब जब इन लोग को बचपन से ही बता दिया जाता था कि जूइस कैसे लगते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि नाजिज्म के अंदर बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए स्कूल्स के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था। और स्कूल्स के अंदर प्रोपेगेंडा कैसा फैलाया जाता था, तो कल के क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्कूल्स के अंदर बच्चों को सिखाया जाता था कि हाउ अ जूइश पीपल लुक्स लाइक, जूइश कैसे लगते हैं। तो उनका जो चेहरा होगा, उनका जो नाक होगा वो कैसा लगेगा, ऐसा 6 की तरह लगेगा, इट विल लुक्स लाइक अ 6। ठीक है ना, तो देयर नोज विल बी सिमिलर टू द फिगर 6 के इक्विवेलेंट लगेगा साहब। उठपटांग उनके फिगर्स हो गए, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। पर अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको बचपन से ये बता दिया गया है किसी का नाक ऐसा लगता है वो यहूदी है, तो उसको कितना एंगर होगा, उसको कितना हेट्रेड होगा। आप समझने की कोशिश करिए, छोटे बच्चे को जब आप इंडोक्ट्रिनेट करते हो ये सब विचारधारा के द्वारा, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा, वो बालक जब बड़ा होगा तो कितना हद तक खुन्नस रखेगा, कितना हद तक क्रोध और द्रोणा उसके अंदर होगी साहब। ठीक है, ये सब चीजें दर्शाती है कि जो नाजिज्म करके जो आइडियोलॉजी है, नाजिज्म करके जो विचारधारा है, वो क्लियर कट पॉइंट के अंदर मानती है कि भाई देखिए, हम तो हमारे लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करेंगे साहब। ठीक है, तुमको जो करना है कर दीजिए साहब। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, वो जैसे ही कोई यहूदी को देखते थे उनको बुरा लग जाता था, वो उनको खुन्नस आ जाती थी उनके बच्चे साहब। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब कॉमन मैन ने भी नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये लोग कभी कभी क्या करते थे कि बाजार में कहीं कहीं से निकलते थे और उनको जैसे ही पता चलता था कि एक ये घर है,
ये घर के अंदर यहूदी रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके घर के बाहर स्टार ये लोग ड्रॉ करके आ जाते थे। तो दे यूज्ड टू मार्क द हाउस ऑफ द जूस। कॉमन मैन भी इनफैक्ट सरकार की प्रोपेगेंडा में आ गया। अब देखिए कि हिटलर ने क्या किया है, अपनी ही पब्लिक को पब्लिक के साथ लड़वाया। हिटलर मेड श्योर दैट द जर्मन्स एंड द जूइश पीपल शुड फाइट अमंग देमसेल्व्स। अब जूइश लोग माइनॉरिटी में थे, जर्मन्स मेजोरिटी में थे, इसके लिए बेसिकली जर्मन्स ने जूइश लोगों के ऊपर भारी पड़ गए। और बहुत सारे जो कॉमन नेबर्स थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे, एक दूसरे को सस्पिशन की नज़र से देख रहे होते और बोल रहे होते कि देखिए इनफैक्ट ये यहूदी लोग हैं, ये हमारे नेबर्स हैं, इनके साथ हमको नहीं रहना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए साहब। ठीक है, तो उनको अपने घरों से निकाल दिया गया, उनको रिपोर्ट कर दिया गया पुलिस के अंदर, एसएस के अंदर, जेस्टापो के अंदर। मैंने आपको बताया था हिटलर की सीक्रेट सर्विस हुआ करती थी, जो हिटलर ने ट्रेडिशनली अलग पर्सपेक्टिव से बनाई थी। वो चाहता था कि उसके कंट्रोल में रहनी चाहिए साहब। ठीक है ना। तो कॉमन मैन को एक चीज बहुत क्लियर कट लग रहा था कि भाई साहब, जर्मनी के अंदर अगर हमने नाजिज्म को सपोर्ट किया है तो नाजिज्म प्रॉस्पेरिटी लाएगा और हमारी जनरल वेल बीइंग को इंप्रूव करेगा। नाजिज्म विल इंप्रूव द जनरल वेल बीइंग साहब। ठीक है, अब देखिए ये सब पॉइंट्स समझाने के पीछे का कारण क्या है, व्हाई दिस पॉइंट्स आर टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास। द रीजन इज दैट कि कॉमन मैन को एक आइडियोलॉजी बोल दी जाती है कि आपके लिए अच्छे दिन आएंगे साहब। ठीक है ना, आपको बोल दिया जाएगा कि आपके लिए गुड डेज आर कमिंग साहब। ठीक है, आपको बोल दिया जाएगा कि हम लोग जर्मन एम्पायर की ग्लोरी वापस लेके आएंगे। अब पैसा, इनफैक्ट जर्मनी के लोगों के अंदर प्रॉस्पेरिटी आई कि ना आई, हिटलर तो बहुत कुछ पैसा कमा गया साहब यहाँ से। हिटलर अर्नड सो मच ऑफ मनी एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड कि कॉमन मैन को तो कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। कॉमन मैन की तो हालत इतनी खराब कंडीशन में हो जाती है कि हमको देखने को मिलता है कि जो जो कॉमन मैन जो जो सिचुएशन में था, वो सिचुएशन के अंतर्गत हम हमको दिख रहा है कि वी सी इवेंचुअली कि क्या 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 था कि वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके गया साहब, है ना। तो कॉमन मैन जो है उसको तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो जर्मनी के अंदर दो प्रकार के लोग थे। एक ऐसा कॉमन मैन था हु वाज इन फेवर एंड सपोर्ट ऑफ हिटलर, वो कहता था कि हम लोग नाजिज्म को फेवर करेंगे। दूसरी पॉइंट आपको मिलेगी कॉमन मैन की, एक दूसरा भी कॉमन मैन था, चलिए साहब ठीक है, एक दूसरे हम लोग आम आदमी को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, मैंगो पीपल, इसका नाम रखते हैं आम आदमी साहब। ठीक है, ये जो बंदा है इसका हम लोग आम आदमी रखेंगे। दूसरा जो है इसको हम लोग कहेंगे मैंगो पीपल। क्या कहेंगे साहब? मैंगो पीपल साहब। ठीक है, ये जो दूसरा वाला बंदा है जिसे हम लोग मैंगो पीपल के रूप में पहचानते हैं, इनकी क्या कंडीशन हुआ करती थी, व्हाट वाज हिज कंडीशन साहब। ठीक है ना, तो ये जो मैंगो पीपल है, जो सेकंड पर्सन जो है, वो अगेंस्ट था। वो कहता है कि देखिए भाई साहब, हर बार नाजी पार्टी जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है साहब। ठीक है ना, तो वी फाइंड कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन जर्मनी who was not supporting the Nazi ideology। ऐसा नहीं था कि हर बार यही के यही लोग इनफैक्ट ना सपोर्ट भी करेंगे साहब। ठीक है, सो वी फाइंड कि नॉट एवरीवन वाज अ नाजी। वी फाइंड कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो नाजी पार्टी को और नाजिज्म को सपोर्ट नहीं किया करते थे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस देयर वाज अ ग्रुप ऑफ जर्मन पीपल हु वर रेजिस्टिंग द नाजिज्म। ये लोग रेजिस्ट करने की शुरुआत करते हैं और इन्होंने बेसिकली एक अंडरग्राउंड मूवमेंट भी चलाने की शुरुआत की थी। और ये लोग अंडरग्राउंड मूवमेंट के द्वारा इन्होंने नाजी आइडियोलॉजी और नाजी पार्टी जो काम कर रही थी उसके सामने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करने की भी कोशिश की थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि जर्मनी के अंदर 100% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिटरली इन फेवर ऑफ द हिटलर एंड द नाजी पार्टी। एक पहले थंब रूल याद रखेगा, क्योंकि कल तक मैंने आपको क्लास के अंदर यह बताया था कि नाजी प्रोपोगंडा है, नाजी प्रोपोगंडा यही चीजों के ऊपर मानता है कि भाई देखिए, कॉमन जो परसेप्शन है और जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन है, इसके अंतर्गत तो 100% ऑफ द जर्मन शुड सपोर्ट हिटलर, बट नॉट 100%। देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल, कुछ कुछ क्लास ऐसे हुआ करते थे जो इनको सपोर्ट नहीं भी किया करते थे साहब। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने एक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर किया नाजिज्म को। और इनफैक्ट उस टाइम पे पुलिस और इन लोग को बेसिकली अरेस्ट कर दिया जाता था, बहुत लोग को मारा जाता था। उसके बावजूद भी हमको देखने को मिलता है कि कुछ कुछ लोगों ने काम किया। बट एनसीईआरटी और ओवरऑल जर्मनी का एक पिक्चर था कि लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स जो है वो एक ऑन लुकर्स की तरह और अपैथेटिक विटनेस के रूप में बैठे रहे थे। ठीक है, तो वी फाइंड कि एक जो तीसरा क्लास ऑफ जर्मन है जिसको पता था, द थर्ड पीपल ऑफ जर्मनी, जर्मनी के अंदर एक जो तीसरा पर्सन था, द थर्ड आम आदमी, द थर्ड पर्सन इन जर्मनी, वो यू देख रहा है, उसको पता है दिमाग के अंदर कि ये गलत हो रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, बट ही कुडंट स्पीक। क्यों नहीं बोल पा रहा था? उसको डर लग रहा था, उसको ऐसा हो रहा था कि अगर उसने कुछ बोल दिया उल्टा सुल्टा,
अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कुछ कह भी दिया तो क्या होगा साहब, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो सिचुएशन है जर्मनी के अंदर, ये सिचुएशन के अंतर्गत हमको क्लियर कट पॉइंट्स दिख रहे हैं जर्मनी की जो शासन पद्धति है उसके द्वारा, कि जर्मन सोसाइटी के जो लोग थे, जर्मन सोसाइटी में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है कि जर्मनी के अंदर नाजिज्म को क्यों इतना सारा बढ़ावा मिला। तो जर्मनी वॉज फेसिंग 3 काइंड ऑफ पीपल्स एट दैट टाइम, समझे कि नहीं समझे, है ना। एक आपको मिलेगा सपोर्टर ऑफ नाजिज्म, कौन मिलेगा साहब, सपोर्टर ऑफ नाजिज्म, समझ में आया आपको साहब। दूसरा हम लोग बात करते हैं वो वैसे लोग थे जो अगेंस्ट नाजिज्म थे साहब, अगेंस्ट नाजिज्म थे, जो नाजी पार्टी के अगेंस्ट में भी थोड़ा बहुत बोलने की। और तीसरे जो लोग हैं वो लोग बेसिकली नाइदर सपोर्ट किया नाइदर अगेंस्ट में रहे, पर वो म्यूट स्पेक्टेटर्स के रूप में बैठे रहे। और प्रॉब्लम क्या था पता है, ये लोग मेजोरिटी के अंदर थे, इन लोग को पता था कि कुछ गलत हो रहा है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। इन लोग को पता था कि जर्मनी के अंदर हिटलर जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। इन लोग को पता था कि जर्मनी के अंदर हिटलर का जो तांडव मचा है, ये तांडव के कारण सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी के ऊपर क्वेश्चन हुआ है। प्रॉब्लम यह था कि जर्मनी की आवाम, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी आवाम का गला दब गया था, उनकी आवाम को पूरी तरह से सफरेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि जर्मनी का जो स्टेट था, ये स्टेट बहुत ही पुलिस स्टेट हो गया था, मिलिट्री स्टेट था साहब, ये मिलिट्री के कंट्रोल में था साहब पूरी तरह से। और इसके कारण अगर आप कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे, इफ यू ट्राई टू स्पीक आउट, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस है वो आपको खत्म कर देगी। होता है ना, ये हर जगह होता है, जहां जहां मिलिट्री डिक्टेटोरियलशिप एस्टैब्लिशमेंट की जाती है, वहां सेना के बलबूते के ऊपर, वहां आर्म्ड फोर्सेस के बलबूते के ऊपर आपको दबा दिया जाता है, आपको रिप्रेस कर दिया जाता है, आपको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। जर्मनी के अंदर भी यही सिचुएशन थी दोस्तों, कि जर्मनी में कॉमन मैन बोलना चाहता था तो भी नहीं बोल पाएगा। क्यों नहीं बोल पाएगा, उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया। कॉमन मैन की सिचुएशन ऐसी थी कि वो ऑन लुकर के रूप में बैठा रहा, उसको लग रहा था कि क्या हो रहा है, पैसिव ऑन लुकर, वो देख रहे कि उनके पड़ोसियों को उठा के जेल में डाला जाता है, उनके पड़ोसियों को उठा के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लेके जाया जा रहा है, कुछ नहीं बोल पाए, बिकॉज दे वर टू स्कैर्ड टू एक्ट। उनकी सिचुएशन क्या हो गई थी साहब, टू स्कैर्ड टू एक्ट। डर लग रहा था कि प्रोटेस्ट करेंगे तो हमको ना जेल में डाल दे, इससे अच्छा चुप बैठो, अपनी जान बच रही है ना साहब, चुप बैठो, अपनी जान तो बच रही है। होता है ना, जब मेजोरिटी नहीं बोलती है ना तो ये प्रॉब्लम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, जब जर्मनी के अंदर ये हत्याकांड हो रहा है, जर्मनी के अंदर जब ये सब घटनाएं हो रही है, तो उस दौरान काफी सारे लोगों ने एक पोयम लिखी। उनमें से पोयम लिखने वाले, एक कविता या एक आर्टिकल लिखने वाले जेंटलमैन थे जिनका नाम था पास्टर नाइमोलर। पास्टर नाइमोलर, ही वाज अ रेजिस्टेंस फाइटर, ही वाज अगेंस्ट द नाजी पार्टी। वो देख रहे हैं कि नाजी पार्टी एक एक करके मॉडर्न डे जर्मनी की धज्जियां उड़ा रही है। वो देख रहे हैं कि नाजी पार्टी एक एक करके जर्मनी की आवाम को दबा रही है और जूइश लोगों को अनपैरेलल जिनोसाइड और मास मर्डर की तरफ लेके जा रही है। पर वो देख रहे हैं कि जर्मनी की जो आवाम है, वो आवाम कुछ नहीं बोल रही। जर्मनी की आवाम ना प्रोटेस्ट कर पा रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जर्मनी के लोग क्यों नहीं कर पाए साहब। पास्टर नाइमरल को यह चीज पता थी कि जर्मनी के लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है। क्यों ब्रेन वॉश किया गया है? क्योंकि अस वर्सेस देम का जो कंसेप्ट है ना, ये अस वर्सेस देम का कंसेप्ट आपको वहां पे मिलेगा। हमारा सिक्योर है ना, हम सिक्योर है ना, वो लोग फंस गए हैं ना, तो जाने दो, हमारा क्या, हम तो सेफ है ना। आदमी के अंदर सेल्फिशनेस डाली गई। आदमी को बताया गया कि तुम जर्मन हो, हम तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठे हैं। तुम यहूदियों को सपोर्ट मत करना, तुम जिप्सिस को सपोर्ट मत करना, तुम पोलिश को सपोर्ट मत करना, तुम रशियंस को सपोर्ट मत करना। आप नाजी पार्टी को सरेंडर कर दो, नाजी पार्टी तुमको है ना यूं हाथों हाथ बहुत सारी चीजें देगी। और दे भी रहे थे, दे भी रहे थे। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? धीरे 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 करके
जो लोग सोसाइटी के अंदर नाजी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे उनको पता ही नहीं चला कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जर्मनी जाता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मेजोरिटी सोसाइटी एक्टिव होती जर्मनी के अंदर तो ना ये जिनोसाइड होता। अगर मेजोरिटी सोसाइटी जर्मनी के अंदर मैं कहूंगा कि अपनी एक्टिव रेजिस्टेंस दर्शाती, प्रोटेस्ट करती ये सब एक्शंस के सामने, ना ही दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता। मैं आपको लिख के बता देता हूं, क्योंकि सरकार को क्वेश्चन करने की अथॉरिटी मेजोरिटी के पास थी, पॉपुलेशन के पास थी। आज भारत की सरकार कुछ उल्टा कदम उठाती है तो आप रास्तों के ऊपर उतर जाओगे और आप बोलोगे कि सर ये मत करिए। संसद के अंदर हंगामा होगा, विपक्षी दल बोलेंगे कि सर ये मत करिए। जर्मनी के अंदर ये कंडीशन नहीं थी। ना विपक्ष बचा था, ना विपक्ष बचा था, ना प्रजा बची थी। जो बचा था वो सिर्फ राजा बचा था। दोस्तों, ना विपक्ष बचा था, ना प्रजा बची थी। जो बचा था वो सिर्फ राजा बचा था। और राजा ने बताया कि मेरे मन को भाया, मेरे मन को भाया, मैं जू को जलाया। जूइश लोगों को एक एक करके जो प्रोसिक्यूट किया जाता है, माइनॉरिटी को जो प्रोसिक्यूट किया जाता है, जूइश कम्युनिटी को जिस तरह से इन्होंने खत्म किया है, उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बोलने वाला है? क्योंकि जर्मनी को डिवाइड किया गया, अस वर्सेस देम। अस का मतलब है जर्मन्स, देम का मतलब है जूइश, कम्युनिस्ट लोग, अदर पार्टीज, जितने भी लोग हैं सब अब विपक्ष विपक्ष विपक्ष, ओपोनेंट्स, एंटी जर्मन्स, एंटी नेशनल्स का नारा दिया गया। पूरा जर्मनी डिवाइड हो गया है। और इसके लिए पेस्टर नाइमोरल क्या लिखते हैं? पेस्टर नाइमोरल लिखते हैं, फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट। जर्मनी के आम आदमी की व्यथा बताते हुए बताते हैं कि एक आम आदमी जो है वो नाजी पार्टी को सपोर्ट क्यों करता रहा? क्योंकि नाजी पार्टी ने सबसे पहली बार एंटी कम्युनिस्ट स्टैंड लिया 1920s के अंदर, जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद बहुत फैल गई थी। तो पास्टर नाइमोरल लिखते हैं कि फर्स्ट दे वर कम फॉर कम्युनिस्ट, वेल आई वाज कम्युनिस्ट, आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट, सो आई सेड नथिंग। जब नाजी पार्टी ने कम्युनिस्ट के ऊपर दमन करना शुरू किया, जर्मनी के आम आदमी ने बोला कि मैं थोड़ी कम्युनिस्ट हूं, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप मारो उनको, मैं तो वैसा का वैसा रहूंगा, मेरे को मिल रहा है ना मेरा, आई एम गेटिंग माई थिंग्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दूसरा आया, देन दे केम फ्रॉम सोशल डेमोक्रेट्स, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, वाइमार गवर्नमेंट वाले। दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल था, वो तो था वाइमार गवर्नमेंट वाला, जो सोशल डेमोक्रेट्स कहलाते थे। क्या लिखता है? देन दे केम फ्रॉम सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वाज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, सो आई सेड नथिंग। जर्मनी के आम आदमी कहता है कि ना मैं सोशलिस्ट हूं, ना ही मैं डेमोक्रेट हूं, मैं ये आइडियोलॉजी को नहीं मानता हूं। इनकी पिटाई हो रही है तो मुझे क्या, इनकी पिटाई हो रही है तो मुझे क्या, मेरी कुछ नहीं हो रहा है ना, मैं तो जर्मन हूं, मैं तो आर्यन हूं। हिटलर ने डाला था ना उसके दिमाग के अंदर। फिर प्रश्न आया तीसरा, देन दे केम फॉर ट्रेड यूनियनिस्ट। तीसरी बार यही नाजी पार्टी ने ट्रेड यूनियंस के ऊपर अटैक किया। कॉमन मैन कहता है कि मैं तो ना ही ट्रेड यूनियन का समर्थक हूं। अगर नाजी पार्टी इनको सप्रेस कर रही है, नाजी पार्टी उनको सप्रेस कर रही है तो मुझे क्या, मेरा क्या लेना देना। ठीक है, नाजी पार्टी उनको सप्रेस कर रही है, करने दो, मुझे क्या है, मुझे तो फायदा ही है। I was not a trade union leader, neither I was a member to a trade union. I don't have any objection if you are suppressing and killing these people. समय चलता गया, चौथा टारगेट बने यहूदी, ज्यूस। Then they came for a Jews. ज्यूस को घर से बाहर निकाला गया, ज्यूस को परसिक्यूट किया गया, गैस चैम्बर में डाला गया। मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं ज्यू भी नहीं था, मैं तो यहूदी भी नहीं था। जर्मनी के अंदर एक 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 करके जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनको खत्म कर दिया गया। आखिर में बचा था मैं। एक दिन मेरी आइडियोलॉजी नाजी पार्टी के साथ नहीं मैच करती है, उस दिन बेसिकली मैंने जब उनका विरोध किया तो वो मेरे पीछे आए। मैंने कहा कि प्लीज सपोर्ट मी, मेरे मदद करो, मेरे मदद करो। मैं पीछे देख रहा हूं, पीछे कोई खड़ा ही नहीं है मेरे पीछे। क्यों नहीं खड़े? क्योंकि जो मदद करने वाले लोग थे, जो खड़े रहने वाले लोग थे, उनको तो पहले ही साफ कर दिया गया। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि एक एक करके जब सोसाइटी के अंदर अलग अलग सेक्शंस को परसिक्यूट किया जा रहा है,
तो आखिर में जो बचा इंसान है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई आएगा ही नहीं। आखिर में बचा इसके लिए इंसान था क्योंकि वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहा था, उसको लग रहा था मैं शाणा बन जाऊंगा, मैं नाजी पार्टी को सपोर्ट करूंगा। अरे भाई, नाजी पार्टी किसी की सगी नहीं थी। जिस दिन तुम्हारी एक पॉइंट के ऊपर भी मतभेद होगा, अगर आपने गलती से उसको क्रिटिसाइज कर दिया, आपको उठा के गायब कर दिया जाएगा, खत्म। देयर वाज नो वन टू स्पीक, नाइदर द प्रेस, नाइदर द मीडिया, नाइदर द जुडिशरी, नाइदर द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव। कौन था बचाने वाला? नाइदर द मेजोरिटी पॉपुलेशन, क्योंकि वो तो रंगाई जाए रंगमा, वो तो एक कलर के अंदर आ गई थी, नाजी पार्टी के कलर के अंदर। याद रखेगा, नाजिज्म फैलता है उसके पीछे का कारण यही था कि जर्मनी के अंदर जब माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म अख्तियार किया जा रहा था, तब मेजोरिटी चुप बैठी थी। और इसी के कारण मैं आपको अभी भी कहता हूं, नो ओपिनियन इज अ वेरी बैड ओपिनियन। नो ओपिनियन इज अ वेरी बैड ओपिनियन। और आप जब म्यूट स्पेक्टेटर बनते हो, जब आपके यहां पे इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो यू आर एब्सोल्युटली अ पार्टी टू द क्राइम्स एंड द जिनोसाइड दैट आर गोइंग ऑन। दांते कहते हैं कि डार्केस्ट प्लेसेस इन द हेल आर रिजर्व फॉर दोज पर्संस हु स्टैंड न्यूट्रल ड्यूरिंग अ मॉरल क्राइसिस एंड एथिकल क्राइसिस। जहन्नुम के अंदर सबसे खराब में खराब सजा आपको मिलेगी जब कयामत का दिन आएगा ना। कयामत का जब दिन आएगा, जब आपकी मृत्यु होगी, जब जजमेंट डे आएगा, तब आपको बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चुप बैठे थे जब आपकी सोसाइटी के दूसरे वर्गों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। यह जर्मनी के अंदर हुआ था। जर्मनी के जो आम आदमी थे, उसको जिस हिसाब से इन्होंने पूरी तरह से खत्म किया था, वहां कोई बोलने वाला ही नहीं था। वहां कोई बोलने वाला ही नहीं था। कम्युनिस्ट को साफ किया, कोई नहीं बोला। डेमोक्रेट्स को साफ किया, कोई नहीं बोला। ट्रेड यूनियंस को साफ किया, कोई नहीं कहा। जूस को साफ किया, कोई नहीं कहा। बचा था खाली जर्मन, उसको भी साफ कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। कोई बोलने वाला ही नहीं बचा था। बोलिएगा, मैं कहूंगा बोलिएगा। जर्मनी ने नहीं बोला था, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ। इतिहास हमको यह दर्शाता है कि बोलना पड़ेगा। शासक जब गलत नीति उठाता है तो उसको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा। यह चीजों के रूप में हमको देखने को मिलता है कि जर्मनी की जो सिचुएशन थी बहुत खराब थी। ऑर्डिनरी पीपल सपोर्ट कर रहे थे, म्यूट स्पेक्टेटर्स थे, सपोर्ट ही कर रहे हैं साहब। अब सवाल यह आता है कि ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, ये सिचुएशन के अंदर ये जो सिचुएशन हुई थी, उसमें क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि जर्मनी के लोगों ने कुछ किया नहीं, जर्मनी के लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ स्टैंड नहीं लिया। तो उसको लेके इस बार एनसीईआरटी के अंदर एक नया पर्सपेक्टिव हमको मिल रहा है। एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वाज द लैक ऑफ कर्सन फॉर नाजी विक्टिम्स ओनली बिकॉज ऑफ टेरर, बिकॉज ऑफ द टेरर। नाजी के अंदर जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो क्या डर के मात्र सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या इसके पीछे और भी कोई चीजें थी साहब? तो उसको लेके एक रिसर्चर है जिनका नाम है लॉरेंस रिस। लॉरेंस रिस ने जर्मनी के अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द नाजिस द वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। याद रखेगा, कभी इसको सर्च करिएगा गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेगी कि ये डॉक्यूमेंट्री क्या कहना चाहती है। इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक जर्मन लेडी की बात की, एक टीनेजर की बात की है। 1930s के अंदर वो टीनेजर थी, अब तो बूढ़ी हो गई है। वो कहते हैं कि हमने नाजी पार्टी को क्यों सपोर्ट किया, उसके पीछे 2-3 कारण थे। हमको डर के कारण हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नाजी पार्टी ने कुछ ग्राउंड के ऊपर जर्मनी के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, इसके लिए सपोर्ट किया। वो लेडी कहती है, अर्ना क्रैंस, कि इन द 1930 वी ऑफर्ड अ ग्लिमर ऑफ होप, नॉट जस्ट फॉर द अनएम्प्लॉयड बट फॉर एवरीबडी एल्स who were downtrodden। नाजी पार्टी जब पावर के ऊपर आई तो जर्मनी का विकास हुआ। From my own experience, I can say the salaries were increased and Germany seemed to have regained the sense of purpose. I could saw only for myself. I thought it was a good time. I liked it. वो लेडी कहती है कि मुझे तो फायदा हो रहा था, और मुझे जब नाजी पार्टी के द्वारा फायदा हो रहा था, तो नाजी पार्टी कुछ गलत करे तो मैं क्यों बोलूंगी, मुझे तो फायदा हो रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। एनसीईआरटी कहता है, आपको क्वेश्चन पूछता है कि जब अर्ना क्रैंस ने कहा कि आई कुड ओनली से फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए ही ये बोल रही हूं, ये कह रही हूं, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि उसको लाभ हो रहा था, इसके लिए उसने नहीं बोला।
तो जर्मनी के अंदर लोग म्यूट स्पेक्टेटर बने थे, उसके पीछे का कारण था कि दे वर ब्रेन वॉश बाय द नाजी आइडियोलॉजी एंड दे वर गेटिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट, दे वर गेटिंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल एड, उनको मदद मिल रही थी। जर्मनी, हिटलर नौकरी लगा के दिया था उनको, आदमी को रोटी मिल रही है हिटलर के द्वारा, तो क्यों चुप रहेगा वो, या क्यों उसके अगेंस्ट में बोलेगा? बोल रहा है नहीं, ठीक कर रहा है हिटलर, बरोबर कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा कहने का मतलब यही है, माई इंटेंशन ऑफ स्पीकिंग एंड डिस्कसिंग विथ यू इज दिस ओनली, कि हाउ हिटलर यूज्ड टू प्रोपोगेट हिज आइडियोलॉजी एंड हाउ हिटलर पर्टिकुलरली जो ऑर्डिनरी पीपल है, वो जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का जो आइडिया दिया है वो कैसे देता है साहब। अब समझने की कोशिश करिए कि जर्मनी के अंदर तो सबको खत्म कर दिया गया, मेजोरिटी पॉपुलेशन ने कुछ बोला नहीं। जूस की कंडीशन क्या हुआ करती थी? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ जूस साहब? ठीक है, जूइश लोगों की कंडीशन के ऊपर एने फ्रैंक का नाम सुना है किसी ने साहब? ठीक है ना, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ एने फ्रैंक? हाँ, आप में से कितने लोग ने एने फ्रैंक का नाम सुना है साहब? ठीक है, डायरी ऑफ अ गर्ल, हाँ साहब, ठीक है ना, कभी सर्च करिएगा इनका नाम, एने फ्रैंक का, आपको इनकी एक किताब मिलेगी जहाँ इनफैक्ट इन्होंने अपनी कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर जो समय बिताया है उसके ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनको किस तरह से प्रोसिक्यूट किया गया है, उनको किस तरह से परेशान किया गया है बाय द जर्मन स्टेट। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। सो वी फाइंड मल्टीपल थिंग्स जो जर्मनी के अंदर हमको मिलता है। अब सवाल ये आता है कि नाजी जर्मनी के अंदर यहूदी लोगों को कैसा फीलिंग होता था, यहूदी लोगों को कैसा फीलिंग होता था, उसको लेके एनसीईआरटी के अंदर एक और इनफैक्ट इंडिविजुअल का नाम बताया गया जिसका नाम है चार्लोट ब्रैट। चार्लोट ब्रैट एक लड़की थी, बेसिकली छोटी बच्ची थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि किस तरह से जर्मनी के लोगों को इनफैक्ट यहूदी लोगों को इन्होंने परसिक्यूट किया, और नाजी पार्टी ने जो प्रोपोगंडा फैलाया, ये प्रोपोगंडा को जूइश लोग खुद भी बिलीव करना मान लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई, नाजी पार्टी ने बरोबर किया है। आप समझने की कोशिश करिए, नाजी पार्टी ने जो फैलाया था प्रोपोगंडा, जहां बोला गया था कि यहूदी ऐसा दिखता है, उसकी आंखें ऐसी दिखती है, उसकी आंख ऐसी दिखती है, उसका बाल ऐसा दिखता है, उसका गाल ऐसा दिखता है, उसका नाक ऐसा दिखता है, यहूदी लोगों को लगता था कि हाँ बरोबर है, हम ऐसे ही दिखते हैं। अरे भाई, तुमको किसी ने झूठ बोला है, तुम इतना सारा, वो है ना कि 100 बार अगर आप झूठ बोलते रहते हो तो सच बन जाता है। नाजी पार्टी ने यही किया, तो यहूदी को अपने अंदर से विश्वास उठ गया था। इनको ऐसा लग रहा था कि भाई उनका जो शरीर है वो जो नाजी पार्टी की डेफिनेशन से है वो सही है साहब, और इसके लिए इनको अपनी जो इमेज हो रही है, वो स्टीरियोटॉपिकल इमेज जो इन्होंने बनाई थी नाजी पार्टी ने, वो उनके दिमाग में घुस गई थी। उनको लग रहा था कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि मेनी ऑफ द ज्यूज पीपल लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, मेनी ऑफ द ज्यूज पीपल अल्टीमेटली केम अंडर मेंटल एगनी एंड डिप्रेशन। उनको नींद में भी जो जूइश पार्टी, जो नाजी पार्टी ने उनकी इमेज बनाई थी, नेगेटिव इमेज, नकारात्मक, उनको सपने में भी आती थी कि यार हमको ऐसा किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स, उनके सपने में भी उनको प्रॉब्लम था साहब। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो नाजिज्म है, नाजिज्म ने जूइश लोगों को कितना खत्म कर दिया था। चार्लोट ब्रैट लिखती है कि द जूस डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। उनको प्रोपोगंडा से इतना मारा गया, इतना मारा गया, हर रोज उनको न्यूज़पेपर अपना ही फोटो दिखता था, और फिर कुछ उनके ऊपर कमेंट, सार्केज्म, कुछ ना कुछ जोक बनाया होता है, रिडिक्यूल किया जाता है। आदमी फिजिकली मरने से पहले मेंटली मर गया था। नाजी पार्टी का प्रोपोगंडा इतना डेडली था कि आप बात मत करिए साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस नाजिज्म वाज वन ऑफ द ब्लॉट्स ऑन द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के ऊपर सबसे बड़ा ब्लॉट जो था वो नाजिज्म था साहब। एनसीईआरटी के अंदर 2-3 फोटोग्राफ आपको मिलेंगे, जहां पे एक फोटोग्राफ के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको इस प्रकार के मिल्क कैन्स का फोटोग्राफ दिया गया है। ये मिल्क कैन्स वॉर्सो घेटो के अंदर मिले हैं। वॉर्सो, अगर आपको पता होगा, पोलैंड के अंदर घेटो हुआ करता था यहूदियों लोगों का, वहां पे ये दूध के आपको कैन मिले हैं घर के अंदर से साहब। जब यहूदियों को परसिक्यूट किया गया तो डेनमार्क ने अपने यहूदी लोगों को बचाने के लिए इस तरह की छोटी छोटी बोट्स के द्वारा जर्मनी से बाहर निकाला था, नॉर्थ सी वाले रीजन से। ये तो सिचुएशन थी साहब। तो हॉलोकॉस्ट जो हुआ है
ये हॉलोकॉस्ट बहुत ही मैं कहूँगा कि खतरनाक चीज़ थी। इट वाज़ अ वेरी बैड थिंग। खैर समय आगे चलता है और जब हम लोग इसके ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया को इसके बारे में पता था कि नहीं था और दुनिया के लीडर्स को इनफैक्ट इनके बारे में क्या नॉलेज था, बहुत ही कम लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि नाजी स्टेट एक चीज के ऊपर मानता है, वो है सीक्रेसी। तो वो जो काम कर रहा था वो बहुत ही कम लोगों को पता चलता था। प्रोपोगंडा उसका बहुत चलता था, पर यहूदियों को मारना यहूदियों को खुद को पता नहीं होता है। उनको ऐसा बोला जाता था कि तुमको डिसइंफेक्ट करने के लिए लेके जा रहे हैं, वी आर टेकिंग यू फॉर डिसइंफेक्शन, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, वैसी बात हो गई। और फिर उसके बाद गैस चैम्बर में डाल के खत्म कर देना। तो आप सिचुएशन समझिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यहूदियों को जिस हिसाब से इन्होंने परसिक्यूट किया है, यहूदियों को जिस हिसाब से इन्होंने पूरा वो है ना तहस नहस करने की कोशिश की है, ये सब चीजें दर्शा रहा है कि कैसे नाजी प्रैक्टिसेस जो थी वो जर्मनी के बाहर भी निकलती है। वो बहुत ही बाद में पता चलता है। तो जब वॉर चालू होता है 1939 से 1945 के बीच में, और वॉर का जो एंड वाला पीरियड आता है, तब जाके दुनिया को पता चलता है कि जर्मनी के अंदर क्या हुआ था। बहुत ही कम लोगों को पता था। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया पता चल रहा था कि वहां पे यहूदी लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहां पे ज्यूइश कम्युनिटी को परसिक्यूट किया जा रहा है, बट नॉट मच इंफॉर्मेशन वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ जर्मनी सर। क्योंकि जो यहूदी लोग थे उनके लिए बोलने वाला कोई बचा नहीं था जर्मनी में। मेजोरिटी लोग थे वो तो चुप थे क्योंकि उनको लाभ मिल रहा था, और कुछ कुछ लोगों को तो डर लग रहा था साहब। 1944-45 के बाद जो चीजें बाहर आई, तब जाके दुनिया को पता चला कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया वर्ल्ड के अंदर। 1944, 45, 41, 42 के बाद जब जर्मनी हारना शुरू करता है ना, उसके बाद साहब। एंड इन दिस सिचुएशन वी फाइंड, जब ये हॉलोकॉस्ट का नॉलेज बाहर मिला, तो यहूदी लोग पूरी दुनिया के अंदर चिल्लाते हैं। यहूदी मतलब जू कम्युनिटी कहती है कि भाई हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग के साथ गलत हुआ है। जर्मन्स की भी हालत खराब हो गई थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी पूरी तरह से हार गया था। जर्मनी के लोग भी, उनको अभी अकल ठिकाने आ गई थी कि गलत कर दिया हमने हिटलर को सपोर्ट करके। सो वी फाइंड द जर्मन्स वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन plight एज अ डिफीटेड नेशन। वो हार चुके थे। The Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operations, also called as the Holocaust. मैंने आपको बताया जो हत्याकांड हुआ था। At its height, a ghetto inhabitant said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. आप समझने की कोशिश करिए। एक बंदा घेटो के अंदर रह रहा है यहूदियों का, वो अपने दूसरे दोस्त को कह रहा है कि मुझे आधा घंटा जिंदगी दे दे भगवान, आधा घंटा दे दे। यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन थी। पीपल वर लॉन्गिंग फॉर हाफ एन आवर ऑफ लाइफ। हम क्या कहते हैं कि भाई 5-10 साल और जीने देना, 15 साल और जीने देना, 50 साल और जीने देना। यहां बोल रहा है कि आधा घंटा। ये सिचुएशन थी साहब हॉलोकॉस्ट के अंदर साहब, ठीक है ना। ये बंदा क्यों ऐसा कह रहा है, वाई दिस पर्सन इज टेलिंग सो कि भाई प्लीज गिव मी हाफ एन आवर ऑफ मोर लाइफ, बिकॉज ये सोच रहा था कि अगर शायद वॉर खत्म होगी तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि व्हाट हैपेंड इन नाजी जर्मनी। जर्मनी के अंदर क्या हुआ था वो मुझे बताना है। जो जो लोग बच गए हैं, दोज पीपल हु वर एबल टू लाइक नो अल्टीमेटली कम आउट अलाइव ऑफ द हॉलोकॉस्ट, उन लोग की स्पिरिट, उन लोग के जज्बे को सलाम करते हैं हम। इन लोगों की जो इनडोमिनेटेबल स्पिरिट हुआ करती थी, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बचाए हैं, इन्होंने अपनी डायरीज लिखी है, अपने नोटबुक्स आर्टिकल्स लिखे हैं, अपनी सब किताबों के अंदर सब कुछ लिखा है कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। ये सिचुएशन थी आपके यहूदी लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए कि देखो हमारे साथ ये गलत हुआ है। नाजी पार्टी तो जाते जाते भी नालायकी करती है। उनको पता चल गया कि अब हार रहे हम लोग युद्ध, अब हमारे ऊपर वॉर क्राइम्स होंगे। न्यूरेमबर्ग के अंदर ही इनफैक्ट एक वॉर कोर्ट को एस्टैब्लिश किया जाता है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का इंटरनेशनल कोर्ट बिठाई जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब उसके सदस्य थे। और उस दौरान जब ये आपके न्यूरेमबर्ग के अंदर जब ट्रायल्स हुए, उसके पहले नाजी पार्टी ने सब कुछ एविडेंसेस जलाने की कोशिश की गई, कुछ बचा ही नहीं। बोले रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा।
पेट्रोल दे दिया अपने पार्टी लीडर्स को, बोले जला दो, सब कुछ जला दो, कुछ एविडेंसेस नहीं बचने चाहिए, हमारे कागज बागज कुछ नहीं रहने चाहिए साहब। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि ये जो यहूदी लोगों की जो हॉलोकॉस्ट की जो हम लोग कहेंगे कि जो घटनाएं थी, जो इवेंट्स थे, उसके एविडेंसेस आज की तारीख में पोएट्री, डॉक्यूमेंट्रीज, मेमोरियल्स के अंदर मिलते हैं। जिन जिन लोगों ने उसको रेजिस्ट किया था उनको सलाम है। और दुनिया के इनफैक्ट एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसको सपोर्ट करने के लिए जर्मनी के लोग उस टाइम पे बैठे थे, उनको ये वार्निंग देता है ये चैप्टर कि तुम अगर शांति से बैठे रहोगे और तुम्हारी सोसाइटी के अंदर एक प्रकार के लोगों को ये किन प्रकार से मारा जा रहा है, तो बेटा तुम्हारा नंबर भी आएगा। कर्मा एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं बख्शता है। जर्मनी के लोगों ने हिटलर को सपोर्ट किया व्हेन द हिटलर वाज किलिंग द ज्यूज। जर्मनी के लोग भी खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी की हालत क्या हुई सबको पता है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी की हालत पूरी तरह से बिखेर दिया गया, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी डिवाइड कर दिया गया। यह सच्चाई है दुनिया के इतिहास की दोस्तों। हिस्ट्री पढ़ाने का इंटेंशन आपके साथ यही है कि आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, आप जब हिस्ट्री देखोगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यू शुड नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर एंड कोलैबोरेटर to the things that are happening in your society, in your surroundings. When someone is getting maimed, killed, or some kind of injustice is happening, please try to speak up. अगर नहीं बोलोगे तो प्रॉब्लम होगा। ये चैप्टर को यहां पे कंक्लूड करता है। एनसीईआरटी के अंदर 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखे हैं। ये पॉइंट के अंदर गांधी जी 1939 में हिटलर को लिखते हैं। हिटलर उस टाइम पे यहूदियों को एक्सक्लूड करना शुरू कर रहा था। हिटलर वाज ट्राइंग टू सेग्रीगेट द जूइश पॉपुलेशन, हिटलर वाज ट्राइंग टू प्रोसिक्यूट द जूइश पॉपुलेशन। हिटलर ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग मल्टीपल थिंग्स। हिटलर बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देता है साहब। गांधी जी हिटलर को क्या लिखते हैं सुनिएगा साहब, ठीक है। 2 लेटर है, देयर आर 2 लेटर्स एनसीईआरटी के अंदर पेश किए गए। अब गांधी अलग ही है, उनका अलग ही चल रहा है साहब। इंडियन नेशनल मूवमेंट चला था 1939 के अंदर। यहां पे 1939 में कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ना पता हो तो बता देता हूं आपको। गांधी लिखते हैं, डियर फ्रेंड, फ्रेंड्स हैव बीन अर्जिंग मी टू राइट यू फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। गांधी क्या लिखते हैं कि भाई मुझे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए हिटलर को एक लेटर लिखो साहब। बट आई हैव रेजिस्टेड द रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट एनी लेटर फ्रॉम मी वुड बी एन इम्पर्टिनेंस. Something tells me that I must not calculate and I must take my appeal for whatever it may be worth it. It is quite clear you are today one person in the world who can prevent a war which may reduce humanity to the savage state. गांधी जी हिटलर को कहते हैं जुलाई के अंदर। वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू हुआ था? सितंबर 1939, मतलब 2 महीना बाकी है साहब, ठीक है ना। अगस्त, जुलाई और अगस्त आप पकड़ के चलो, 1.5-2 महीना बाकी है साहब, ठीक है। गांधी उसको लिखते हैं कि must you pay that price for an object however worthy it may appear to you? Will you listen to the appeal of one who has deliberately shunned the methods of war, not without considerable success? गांधी कहते हैं कि अब मेरी अपील को मानोगे, क्योंकि मैंने तो अहिंसा का इनफैक्ट ब्यूगल बजाया है। मैं तो अहिंसा को फॉलो कर रहा हूं और मुझे सक्सेस भी नहीं मिला, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि प्लीज ये मत करिएगा साहब। आई एंटिसिपेट योर फॉरगिवनेस इफ आई हैव अर्ड यू इन राइटिंग टू यू। क्या लिखते हैं कि मैं माफी चाहता हूं कि अगर मैंने गलती की है आपको लिख के, ठीक है। गांधी पता नहीं क्या सोच रहे थे, पर गांधी जी ने हिटलर को लिखा था। उनको लग रहा था कि हिटलर जवाब देगा साहब, ठीक है। पहला लेटर लिखा वर्धा से। वर्धा वाज अ प्लेस जहां गांधी रहा करते थे उस टाइम के अंदर साहब, ठीक है। उसके बाद वी फाइंड कि गांधी जी का ये जो लेटर है, ये लेटर के अंदर उन्होंने एक दूसरा लेटर लिखा दिसंबर 24, 1940 के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी है। द वर्ल्ड वॉर 2 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और हिटलर ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। और कहते हैं कि वी हैव फाउंड नॉन वायलेंस अ फोर्स which if organized can without a doubt match itself against a combination of all of the violent forces in the world. In non-violent technique, as I have said, there is no such thing as defeat. गांधी कहते हैं कि नॉन वायलेंस में आपको हार होती ही नहीं है। इट इज ऑल डू और डाई विदाउट किलिंग और हर्टिंग। गांधी कहते हैं कि भी करो या मरो, पर आपको किसी का हत्या नहीं करनी है।
It can be used practically without money and obviously without the aid of science of destruction which you have brought to the such perfection. बोले आपको है ना कुछ करने की जरूरत नहीं, उपवास करना है, खाली खाली फास्टिंग करना है साहब, ठीक है. It is a marvel to me that you do not see this it as a nobody's monopoly. If not the British, some other power will certainly improve upon your method and beat you with your own weapon. गांधी उनको ये चेताते भी है, उनको वार्निंग भी देते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं हराएंगे तो कोई और आपको हराएगा और आपकी मेथड से ही हराएगा. आप एक गोला मारोगे तो वो 10 गोला मारेगा, इतने गोले मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है. हिटलर को वार्निंग देते हैं, यू आर लिविंग अ नो लेगेसी टू योर पीपल ऑफ विच दे कुड बी फुल प्राउड. अपने लोगों को आप प्राउड भी नहीं फील करने दोगे, ऐसी कंडीशन आप करके जा रहे हो. दे कैन नॉट टेक प्राइड इन रिसाइटल ऑफ क्रूअल डीड हाउएवर स्किलफुली प्लान्ड. आई देयरफॉर अपील टू यू इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टॉप द वॉर. आई एम योर सिंसियर फेयर एम के गांधी साहब. जवाब मिला? कुछ नहीं मिलता है. हिटलर वॉज ऑन द पीक ऑफ पावर इन 1940. वो थोड़ी एक अधनंगे फकीर को जवाब देगा, हाफ नेकेड फकीर. चर्चिल ने कहा था ना गांधी के लिए, चर्चिल टोल्ड कि गांधी कैसे हाफ नेकेड फकीर है. यही सिचुएशन थी हिटलर की. हिटलर बोलता है कि ये क्या है साहब, मैं तो लड़ाई जीत रहा हूं, मैं थोड़ी जवाब दूंगा. खैर, गांधीयन मेथड का रेलेवेंस आज की तारीख में भी है. मेरे प्लस कोर्सेज को अटेंड करिएगा. इनफैक्ट मेरे स्पेशल क्लास के अंदर मैंने रेलेवेंस ऑफ गांधीज्म के ऊपर एक टॉपिक लिया हुआ है. आई हैव टेकन a special class and in this special class I have discussed कि what is the relevance of Gandhism. गांधी की विचारधारा का प्रासंगिकता क्या है, what is the significance of that, है ना. समय मिले तो उसको अटेंड करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मजा आएगी. चलिए ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि गांधी जी ने हिटलर को क्या लिखा था, क्यों लिखा था साहब, ठीक है. अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. 5-10 मिनट थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद कंक्लूड करेंगे. आपको पूछा गया है राइट अ 1 पेज हिस्ट्री ऑफ जर्मनी एज अ चाइल्डहुड और अ स्कूल चाइल्ड इन नाजी जर्मनी. ठीक है, आप अगर जर्मनी के अंदर छोटे बच्चे होते, स्कूल के अंदर होते, तो क्या लिखते हैं साहब, आप बताइए क्या लिखते. ठीक है, एज अ जूइश सर्वाइवर ऑफ अ कंसंट्रेशन कैंप, आप कंसंट्रेशन के अंदर रह रहे हो, कैंप के अंदर पर बच गए हो. एज अ पॉलिटिकल ओपोनेंट ऑफ नाजी रिजीम, सोचिएगा इसके बारे में साहब. ठीक है, आपको लिखने का आया तो क्या लिख सकते हो साहब. ठीक है, इमेजिन दैट यू आर हेलमुथ. हेलमुथ कौन था जब ये चैप्टर शुरू किया था, अगर आपको ना पता हो तो बता देता हूं. ये चैप्टर को जब शुरू किया तो मैंने एक बच्चे से शुरू किया था और ये बच्चे का नाम था हेलमुथ. जहां हेलमुथ अपने माँ बाप को डिस्कस करते हुए सुन रहा है कि अब युद्ध खत्म हो गया है, अब हमको मर जाना है या भाग जाना है. और हेलमुथ इतना घबरा गया था कि उसको डर लग रहा था कि उसके माँ बाप उसको मार देंगे, क्योंकि दे वर सपोर्टर्स ऑफ द नाजी पार्टी. ठीक है, तो ये पूछा गया है, यू हैड मेनी जूइश फ्रेंड्स इन स्कूल एंड डू नॉट बिलीव दैट द जूज आर बैड. राइट अ पैराग्राफ ऑन व्हाट वुड यू से टू योर फादर साहब. ठीक है ना, क्या लिखते हैं, गेटिंग माय पॉइंट. 2-3 पॉइंट है, क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग पूछे गए हैं, प्लीज इसको आप प्रैक्टिस करिएगा. मैं आपको एक ओवरव्यू देके जा रहा हूं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया हुआ है. पूछा गया डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस बाय द वाइमार रिपब्लिक. मैंने आपको बताया वाइमार रिपब्लिक को 3 प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स का क्या सिग्निफिकेंस था और वाइमार रिपब्लिक क्यों क्राइसिस में चला गया है साहब. ठीक है, डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930. एक्चुअली वाइमार रिपब्लिक प्रॉब्लम में था, इसके लिए नाजिज्म की पॉपुलैरिटी आती है. ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड है, समझे कि नहीं समझे, है ना. ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस कैसे है दोस्तों, इंटरकनेक्टेड है. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो आपको अगर आंसर राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस करना है तो आंसर राइटिंग को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टॉपिक को खत्म करके करो. आपके साथ प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आप पहले दिन से ही झंडा बुलंद कर देते हो कि मुझे आंसर राइटिंग करना है फर्स्ट डे से. वेरस मैं ऐसे ओपिनियन में हूं कि जो टॉपिक आपने समझा है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, अब ये आपने वर्ल्ड वॉर 2 का नाजिज्म के ऊपर और जर्मनी का जो रोल था वो आपने पढ़ लिया है. ये एक्चुअली मेंस के अंदर इससे कॉम्प्रिहेंसिव आपको कहीं नहीं कराएगा, ये एनसीईआरटी मैंने कराया है साहब. ठीक है ना, मैं प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ, इतना ही कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाता हूँ, उसमें ये सब इंटीग्रेट करके इसके आजू बाजू के जो और भी टॉपिक्स है वो भी कवर करता हूँ एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी है, आपको एनसीईआरटी के ऊपर भी जाना है. पर एनसीईआरटी के अंदर से आंसर राइटिंग करना बहुत ही सिग्निफिकेंट है. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको एक है ना एनालिटिकल थॉट डेवलप होता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसमें फैक्चुअल और एनालिसिस दोनों का मिक्सचर करके दिया है और क्वेश्चंस भी वैसे ही पूछे हैं साहब कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ नाजिज्म. ठीक है ना, तो ये क्यों है, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है. वाइमार रिपब्लिक का फेलियर होना, नाजिज्म की पॉपुलैरिटी आना साहब. ठीक है, फिर पूछा गया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग. मैंने आपको बता दिया था, रेशियल हायरार्की, लेबेंसरॉम,
वुमेन को एक कमोडिटी के रूप में कंसिडर करना, यूथ को अपने फेवर में लेना बाय द प्रोपोगंडा साहब, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो एक ये था। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन व्हाई द नाजी प्रोपोगंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर ज्यूज। यहूदियों के लिए जो नफरत पैदा की गई थी वो क्यों इफेक्टिव रहती है। याद आया, बच्चों को टारगेट किया गया, याद आया कि किस तरह से उन्होंने मीडिया के द्वारा, प्रेस के द्वारा जो नाजी आइडियोलॉजी उसको फैलावा किया साहब। और व्हाई इट वाज सक्सेसफुल साहब, व्हाई इफेक्टिव क्यों रही है। इफेक्टिव रही कि साहब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, राइट फ्रॉम 3 साल का बच्चा होता था, 3 ईयर चाइल्ड, 3 साल से बालक जब पैदा होता है तब से लेके इनफैक्ट जब तक उसकी डेथ नहीं होती है तब तक आप इनफैक्ट, है ना, उसको डालते रहते हो, उसके दिमाग के अंदर गंध भर दे देते हो, नेगेटिव चीजें भर देते हो, तो हेट्रेड आएगी ना साहब। देखो, एक कंसेप्ट है जो साइकोलॉजी के अंदर भी मानते हैं कि हम जब पैदा होते हैं ना, हमारा दिमाग ब्लैंक होता है, कुछ भी एकदम खाली रहता है साहब, ठीक है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब बाहर आके ही सीखते हैं। उसको जो सिखाया जाता है वो सीखता है बंदा, इंसान जो भी है, स्त्री पुरुष, कोई भी चाइल्ड हो साहब, गर्ल चाइल्ड हो, बॉय चाइल्ड हो, जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा तब सही होता है साहब, ठीक है। और यहां यही कंडीशन थी, बचपन से लेके मृत्यु तक उसको इतना प्रोपोगंडा फैला के हेट्रेड आएगी ना साहब। एक्सप्लेन करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। याद आया कि स्त्रियों का रोल क्या था, बच्चे पैदा करना, फैमिली को ध्यान रखना, पुरुषों के अधीन में रहना, और मिनिमम 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे पैदा करो, आपको मेडल मिलेगा, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। याद है कि नहीं है आपको। अब उसके सामने अगर आप वुमेन रोल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखोगे तो कुछ अलग मिलेगा। आप देखिए कि फ्रांस की क्रांति के अंदर वुमेन का रोल क्या था, टॉर्च बेरर का था, एंड वुमेन ने भी अपने राइट्स को डिक्लेयर किया था। वेयर जर्मनी के अंदर वुमेन का रोल देखोगे तो उल्टा था। स्त्री जब बाहर आती है, स्त्री जब देवी के रूप में बाहर आएगी, याद रखेगा, वो अपने अधिकारों की रक्षा भी करेगी और दूसरे के अधिकार देने का भी काम करेगी। फ्रांस के अंदर देवी के रूप में स्त्री आई थी। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन था, वैसे ही डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन भी था। 26 अगस्त 1789 का डिक्लेरेशन अगर आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था दोस्तों, वही चीज आपको यहां पे भी मिल रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां से मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखेगा, दे लास्ट क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेम। पूछा गया, राइट अ पैराग्राफ कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द रोल ऑफ वुमेन इन 2 डिफरेंट पीरियड्स। फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है, 1789 से 1815 का पीरियड, और लेटर ऑन 1840s 50s तक भी वुमेन का रोल क्या था। और यहां पूछा गया है कि नाजी सोसाइटी में वुमेन का रोल क्या था। और कॉन्ट्रास्टिंग पीरियड है, कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि वहां पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव रहेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट। और लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर द पीपल, बाय बैनिंग द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, बाय बैनिंग द ट्रेड यूनियंस, by creating a one party state, by abolishing the media, free media and the press, everything was under the control, by creating certain laws, by segregating the Jewish people, creating hatred among the Germans and the Jewish, eventually controlling the mind, total control है ना, टोटल का फिजिकल हो गया, सीक्रेट सर्विसेज, जर्मन पुलिस का हेल्प लेना, मिलिट्री स्टेट को एस्टैब्लिश करना, कितने सारे पॉइंट्स आएंगे, पढ़ाया था यार। ये चैप्टर को नहीं करके हमने कितने, मतलब आज 8 क्लास के अंदर कवर किया है, मुझे याद है। वी हैव कवर्ड अराउंड, और 1-1.5 घंटे के सेशंस लिए मैंने। एनसीईआरटी को कॉम्प्रिहेंसिव करो दोस्तों, मैं आपको अभी भी कहता हूं, मैं आपको पहले भी कहता था, इतना कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी कोई नहीं कराएगा, और ये फाउंडेशन है। आप मेरे प्लस कोर्सेज के अंदर जुड़िए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, एंड यू विल एंजॉय द प्लस कोर्सेज, मार्क माय वर्ड्स। बहुत ही, क्योंकि इसमें भी और एनरिचमेंट करूंगा मैं आपको, ये टॉपिक्स को तो पढ़ाऊंगा, इसके सिवाय भी बहुत सारे इश्यूज है, उसको भी मैं कवर कराऊंगा प्लस के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों को। और प्लस के कोर्सेज अगर आपको देखना हो तो आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और पहले डेमो देखना हो तो आप फ्री क्लासेस को देखिए प्लीज। इसमें मैंने एमसीक्यू कराए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप डाउनलोड करिए, फ्री है। ये प्रतीक नायक को सर्च करिएगा, मेरी प्रोफाइल आपको मिलेगी, ये फ्री है। हिस्ट्री के, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न के मैंने बहुत ही डिटेल्ड एमसीक्यू कराए हैं,
मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव, 15-20 क्वेश्चन एक एक घंटे में डिस्कस कराता हूँ साहब, एकदम चर्चा के साथ, चाय पर चर्चा वैसी होती है साहब। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगी आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। यू विल एंजॉय द प्रिपरेशन, ठीक है। इसको देखिए फिर प्लस ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्वाइन कर दीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आज कर दीजिएगा, क्योंकि आज कल से फीस बढ़ रही है, और आज करोगे तो आपको ऑप्शनल का प्रिपरेशन भी साथ में हो जाएगा। फिर ऑप्शनल की कैटेगरी अलग हो रही है, फिर ऐसा होगा कि ऑप्शनल के लिए अलग से शायद सब्सक्रिप्शन आपको लेना ना पड़े, है ना। तो इनफैक्ट आप मेरा कोड यूज करिए, आज 44,500 हो जाएगी आज के बाद, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आज रात के बाद। तो आप दिन में ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन। 39,600 इज द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 2 ईयर्स 57,600। कोई भी क्वेरी होती है आप हमको पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो। लाइव क्लास में तो आपके डाउट्स वहां पे सॉल्व हो जाते हैं, बच्चों को पूछेगा कि किस तरह से प्रतीक नायक डाउट सॉल्विंग भी कराते हैं, है ना। तो आज यहाँ कंक्लूड करते हैं दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के द्वारा, कल ही मिलेंगे हम लोग। और हम लोग शुरू करेंगे इन द सेकेंड पोर्शन ऑफ द बुक, जहां लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज के ऊपर वर्ल्ड हिस्ट्री का ही टॉपिक है। किस तरह से कॉलोनियलिज्म करके एक आइडियोलॉजी है जिसे हम लोग उपनिवेशवाद के रूप में पहचानते हैं, उसने वर्ल्ड की इकोनॉमी को चेंज किया, उसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से हैम्पर किया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग कह सकते हैं कि कैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो चेंज कर दी जाती है, ठीक है। तो आई डिस्कस टुमारो, मैं आपको कल के क्लास के अंदर इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, चिंता मत करिएगा। और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव के अंदर हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे एनसीईआरटी के अंदर से ही। एंड मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता हूँ। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस का कोर्स लाइव है, आप देखिए, बहुत मजा आएगी आपको, बहुत मजा आएगी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, नेहरू के ऊपर पढ़ाया है, पटेल के ऊपर पढ़ाया है, भारत की आज़ादी के ऊपर चर्चा की है कि भारत का बंटवारा रोका जा सकता था। क्या आपको लगता है कि भारत का बंटवारा रोका जा सकता था? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, दिस आर वेरी ओपन एंडेड टॉपिक्स, आई फील दैट। एंड आई वांट यू कि आप इसके ऊपर थोड़ा सोचिए, इसके ऊपर डिस्कस करिए, और ज़रूर से हमारे साथ आइएगा, बहुत मजा आएगी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। आई कंक्लूड इन टुडे सेशन, आज के सेशन के अंदर कंक्लूड करता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड कमेंट्स के अंदर जरूर से बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।